हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी अग्निहोत्री है और मैं BHU से फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम CUET UG में हिस्ट्री डोमेन की बात करेंगे। उसका सिलेबस क्या होता है, उसका पेपर पैटर्न कैसा है और ओवरऑल हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को अप्रोच करने के लिए। हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो उसका सिलेबस होता है। अगर हमने सिलेबस समझ लिया तो हमें समझ में आ जाता है कि किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं, तो हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं BA, BSc, BCom, BA LLB, BVoc, BTech और NCET B.Ed के लिए। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं CUET कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर से। और अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि CUET UG में हिस्ट्री डोमेन के पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। मतलब जब आपको पेपर मिलेगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह से मिलेगा आपको पेपर। तो सबसे पहले हम देखें तो पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब टोटल क्वेश्चंस 50 होंगे और उसमें से आप कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो भी आपको आते हों। ठीक है, आपने 40 क्वेश्चंस किए और आपका पेपर खत्म हो गया। मतलब 10 क्वेश्चंस आप छोड़ करके जा सकते हैं और इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 45 मिनट्स का समय मिलेगा। ठीक है, और टोटल मार्क्स पेपर के 200 होंगे। मतलब ये जो 40 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 मार्क का होगा। दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, बट यहाँ पे एक -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो आपका -1 मार्क जो है वो कट जाएगा। अगर आपने छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, सही किया तो +5। ठीक है, सही किया तो +5 और अगर गलत किया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सारे में +5 करें और किसी में भी नेगेटिव मार्किंग ना लेकर के आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है CUET UG हिस्ट्री डोमेन के लिए। तो अगर मैं थोड़ा सा सोर्सेस की बात करूं तो आपकी जो बेस बुक्स रहेंगी वो NCERTs रहेंगी। जो 12th क्लास के NCERTs होती हैं वो आपकी बेस बुक रहेंगी इस एग्जाम के लिए। बहुत बच्चों का ये भी डाउट आता है कि मैम क्या 11th की भी NCERT पढ़नी है। 11th की NCERT अगर हिस्ट्री में देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो आपको नहीं पढ़नी है, आपको 12th की बुक्स पढ़नी है, पूरा जो 12th का सिलेबस है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि CBSE ने क्या किया है ना कि NCERT से कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया है। बट CUET, अब देखिए CBSE बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो आपको रिमूव्ड सिलेबस को हटा करके ही पढ़ना है। बट अगर हम CUET UG के पेपर की बात करें तो यहाँ पर रिमूव्ड टॉपिक्स भी इंक्लूडेड है। मतलब कुछ भी काटना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। तो देखते हैं सब कुछ क्या पढ़ना है ना। तो जो बेस बुक्स रहने वाली हैं वो ये रहने वाली हैं। 3 बुक्स हैं 12th के अंदर। ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3। ठीक है, तो पहली बुक देखिए ये है, आपके सामने है। ठीक है, ये है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1। अच्छा, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री 3 तरह से जनरली पढ़ते हैं। अब हिस्ट्री का प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, और फिर किस तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं, ये हम क्लास में पढ़ेंगे। बट अगर हम जनरली देखें, नॉर्मली देखें, तो आप सभी को पता होगा कि 3 तरह से हम देखते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो पहली जो बुक है वो एंशिएंट हिस्ट्री के साथ डील करती है। ठीक है, यानी इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पहली बुक का। इसमें सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं। पहली बुक में सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं जो एंशिएंट इंडिया के साथ डील करेंगे। देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। फिर किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यहाँ पे जो अर्ली स्टेट्स, जो महाजनपद वगैरह आई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर है अर्ली सोसाइटीज। ठीक है, यहाँ पे हम वैदिक सोसाइटी के बारे में देखेंगे। उस टाइम पे जो वर्ण सिस्टम चलता था, उस टाइम पे सोशल चीज़ें कैसी चल रही थी सोसाइटी के अंदर, वो सब देखेंगे। और जो चौथा टॉपिक है वो कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में है। जैसे अगर हम देखें तो अभी हम टॉपिक वाइज भी देखेंगे, बट अभी हम ऊपर से देख रहे हैं कि बुक का इंडेक्स क्या है, जो हमारी बेस बुक रहने वाली है उसके टॉपिक्स क्या है। तो कल्चरल डेवलपमेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट टाइम पे और जैनिज्म जब आया उसके बाद किस तरह से कल्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं, स्तूप वगैरह का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो ये थी हमारी पहली बुक, ये है हमारी पहली बेस बुक। अब हम आते हैं सिलेबस के पहले पोर्शन पे। देखिए, ये पहली बेस बुक थी। अब देखते हैं सिलेबस हमारा क्या कह रहा है कि हमें इस पहली बेस बुक से क्या क्या लेकर के पढ़ना है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन तक जरूर मुझ तक पहुंचा सकते हैं। चलिए,
देखिए यूनिट 1 क्या कहती है हमारे सिलेबस की, द स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज, हड़प्पन आर्कियोलॉजी, यानी कि प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व। अब आप सभी को ये पता होगा कि अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारत के पर्सपेक्टिव में देखें, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। हम वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, अभी इंडिया की बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। तो जो पहली यूनिट है, अगर हम रफली बात करें तो यहाँ पर हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना है। सही है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं। ब्रॉड ओवरव्यू, अर्ली अर्बन सेंटर्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, ये शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, मतलब ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो जो अर्ली अर्बन सेंटर्स थे, यानी कि इसमें हम कुछ कुछ सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लोथल, ठीक है, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन। तो बेसिकली जो जो यहाँ पे सिटीज थी, उनका प्लानिंग कैसा था, उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उन सब के बारे में हम देखेंगे। स्टोरी ऑफ डिस्कवरी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन किस तरह से डिस्कवर हुआ, किस तरह से हमारे सामने आया, दयाराम साहनी जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में भी पढ़ेंगे। वहाँ पे जो जो भी शहर थे, लोथल, धोलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, ये सब किस किस तरह से डिस्कवर हुए, वो सब भी देखेंगे। और हम क्या देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट ऑन मेजर साइट, डिस्कशन हाउ इट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस। मतलब ये जो पूरी सभ्यता हमारे सामने आती है, पूरी सभ्यता डिस्कवर होती है, इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट्स की क्या क्या रिपोर्ट है, मतलब पुरातत्व विभाग जो है उनकी क्या रिपोर्ट्स आई, ठीक है, मतलब वहाँ से जो जो सामान मिला उसके बेसिस पर क्या क्या रिपोर्ट्स बनाई गई, और उस सामान की, मतलब जो जो खुदाई से हमको मिला था उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल किया हड़प्पा नगरों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, ठीक है। तो ये हमको पढ़ना है। हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ वो कैसे डिस्कवर हुआ, वहाँ से क्या क्या मिला, और जो जो मिला उसको हमने कैसे यूज़ किया हड़प्पा के बारे में जानने के लिए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो जो आपकी पहला चैप्टर है ना बुक में, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो आपकी पहली यूनिट है, और उसके सब टॉपिक्स क्या क्या हैं, तो ये हैं। अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ। एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। ये आ गया हमारी दूसरी यूनिट। मतलब आप बुक में देखेंगे तो ये दूसरी यूनिट है। जो एनटीए ने ऑफिशियल सिलेबस दे रखा है ये वो है, ठीक है। तो दूसरी यूनिट में बोला है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, यानी कि शिलालेख क्या होते हैं, तो मैं आपको डिटेल में क्लास में बताऊंगी, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये एक तरह के हिस्टोरिक रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब इतिहास में जो पुरानी चीज़ें लिख दी गई हैं, और ऐसी चीज़ें जो किसी हार्ड सरफेस पे लिखी गई हैं, स्टोन पे, मेटल पे, ऐसी चीज़ों पे जो चीज़ लिखी गई है ना, उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो अब हम पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करेंगे। अब उस टाइम पे हड़प्पा के बाद किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम्स डेवलप होने लगे थे, यानी कि किस तरह से राजनीतिक तंत्र डेवलप होने लगे थे, हम उनकी बात करेंगे। जैसे देखें तो अगर हम देखें तो 16 महाजनपद आती हैं, ठीक है, आपको पता होगा, बहुत सारी होती है, इसमें मगध सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो मगध के बारे में देखेंगे, किस तरह से मगध की पहले राजधानी जो थी वो राजगृह थी, ठीक है, और राजगृह से पाटलिपुत्र कैसे हो जाती है ना, और क्यों हो जाती है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो यूनिट है बेसिकली वो बात करता है किंग्स कैसे आते हैं, किंगडम्स कैसे आते हैं, टाउन्स कैसे डेवलप होते हैं, और एक पूरा राजनीतिक तंत्र कैसे बनता है। तो देखिए ब्रॉड ओवरव्यू क्या है इसका, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम मौर्यन टू गुप्ता पीरियड। अगर रफली देखा जाए तो हमें देखना है 600 BCE से लेकर के 600 CE तक, ठीक है, और सारी मेजर डायनेस्टीज कवर करेंगे। यहाँ हम कनिष्क को भी देखेंगे, हर्षवर्धन को भी देखेंगे, लेकिन मेजर फोकस जो हमारा रहेगा वो कहाँ रहेगा, मौर्यन डायनेस्टी पे और गुप्ता डायनेस्टी पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं इंस्क्रिप्शन एंड डिसाइफरमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। मतलब उस टाइम पे हमें जो जो शिलालेख प्राप्त हुए, जो जो अभिलेख प्राप्त हुए, और भी जो जो रिटन रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए, हमने उनको किस तरह से डिसाइफर किया, मतलब हमने उनको किस तरह से समझा। शिफ्ट्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, मतलब किस तरह से शिफ्ट देखते हैं हम, किस तरह से डिसाइफर करते हैं स्क्रिप्ट को, इंस्क्रिप्शंस को, वो सब हम देखेंगे। और स्पेशल अटेंशन कहाँ पे रहेगा, तो अशोकन इंस्क्रिप्शंस पे और गुप्ता लैंड पीरियड ग्रांट्स पे। मतलब हमको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़नी है, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है किंग्स,
आर्मर्स एंड टाउन्स, वो पढ़ना है। बट हमारा स्पेशल मेंशन कहाँ पे रहना चाहिए, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन पे और गुप्ता लैंड पीरियड ग्रांट्स पे। और ये कौन कह रहा है, तो ये एनटीए का सिलेबस कह रहा है, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो है उसमें बोला गया है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारत। अब अगर आप अपनी जो बुक है उस पे जाएंगे, जो थीम्स वाली बुक है ना, एक मिनट, ये देखिए, इसका जो थर्ड चैप्टर है ये है किनशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, बेसिकली सोसाइटीज के बारे में है। और इसमें भी थर्ड यूनिट आपको सोसाइटीज के बारे में ही पढ़ने को बोल रही है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ आपकी बेस बुक क्या होनी चाहिए, महाभारत। मतलब महाभारत को बेस बुक की तरह लेकर के हमको सोशल हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उस समय की सोशल हिस्ट्री कैसी थी, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताते हुए चलूं तो उस समय वर्ण सिस्टम बहुत डोमिनेंट था, 4 वर्णों में डिवाइडेड था, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये सब हम देखेंगे कि उस समय का समाज कैसा था। तो ब्रॉड ओवरव्यू क्या देखेंगे, क्या क्या इश्यूज थे सोशल हिस्ट्री में, कास्ट को देखेंगे, क्लास को देखेंगे, किनशिप को देखेंगे और जेंडर रोल्स को भी देखेंगे। मतलब किस तरह से फीमेल्स का जो स्टेटस था सोसाइटी में वो कैसा था, वो सब भी हम देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, ट्रांसमिशन एंड पब्लिकेशंस ऑफ महाभारत। जैसा मैंने आपको बताया ना, सोशल हिस्ट्री इज यूजिंग महाभारत, तो महाभारत जो रहने वाली है ना वो हमारी बेस बुक रहने वाली है यहाँ पर। तो किस तरह से ट्रांसमिशन होता है और पब्लिकेशंस होती है महाभारत की। अगर हम 1911 के अंदर देखें तो एक रिसर्च वर्क स्टार्ट हो जाता है वीएस सुखथांकर के गाइडेंस में। तो वो कैसे होता है, कंपाइल कैसे होती है, आगे कैसे बढ़ाई जाती है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद फ्रॉम द महाभारत इलस्ट्रेटिंग हाउ इट हैज बीन यूज्ड बाय हिस्टोरियंस। मतलब 1911 में इसका रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है, कंपाइलेशन वर्क स्टार्ट होता है। जब ये कंपाइल हो जाती है तो किस तरह से महाभारत को हम यूज करते हैं उस समय के समाज को करने के लिए, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। आते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, अ हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप, ठीक है। और ये हमारा फोर्थ चैप्टर आ जाता है जो है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये फोर्थ चैप्टर है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूप। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलीजियस हिस्ट्रीज। अब यहाँ हम सब पढ़ेंगे, देखिए पढ़ना सब है, वैदिक रिलीजन भी पढ़ना है यानी कि वैदिक काल भी पढ़ना है, जैनिज्म भी पढ़ना है, वैष्णविज्म भी पढ़ना है, शैविज्म भी पढ़ना है। बट हमारा फोकस एरिया क्या रहेगा, बुद्धिज्म रहेगा। और ये हमें एनटीए के सिलेबस से पता चल रहा है। अब अगर मैं आपको केवल कह दूं कि आपको एनसीईआरटी को बेस बुक लेकर के पढ़ना है तो आप यही पूछेंगे ना उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो वही हमको एनटीए के सिलेबस ने बताया कि पढ़ना हमको वैदिक काल भी है, हमको जैनिज्म भी पढ़ना है, वैष्णविज्म भी पढ़ना है, शैविज्म भी पढ़ना है। बट मेन फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, बुद्धिज्म पे। दूसरा क्या है, सांची स्तूप के बारे में पढ़ना है। ये देखिए सांची स्तूप हुई है। स्तूप का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म के अंदर, हम वो देखेंगे, कैसे कैसे स्तूप बनाए जाते हैं। अगर आप बात करें तो बीएचयू यानी कि बनारस के बहुत ही पास सारनाथ भी है ना, वहाँ पे भी स्तूप है, धार्मिक स्तूप वगैरह हैं। तो स्तूप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, बट हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, सांची स्तूप पे। नेक्स्ट पे आते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ स्कल्पचर्स फ्रॉम सांची। मतलब सांची से जो भी स्कल्पचर्स मिले हमें, जो भी मूर्तियाँ वगैरह मिली, उनको देखेंगे। ways in which sculpture has been interpreted by historians, मतलब जो जो मिला हिस्टोरियंस उसको कैसे इंटरप्रेट करके उस टाइम की हिस्ट्री बता रहे हैं। अच्छा, अभी आप आगे भी देखेंगे और अभी शायद जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उसमें आपने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी होगी कि आपको पढ़नी है हिस्ट्री, बट एंड पॉइंट क्या है, आपको ये पढ़ना है कि जो जो मिला, जो जो सोर्सेज मिले, जो जो इंस्क्रिप्शंस मिले, जो जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली, उनको हिस्टोरियंस ने यानी कि इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने किस तरह से हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ किया, किस तरह से इतिहास को बनाने में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो पढ़ेंगे क्या क्या मिला और उसका इस्तेमाल किस किस तरह से किया गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री हमको इतनी ही पढ़नी है, एनटीए के ऑफिशियल सिलेबस में भी यूनिट 4 पर खत्म होती है। और अगर आप पहली बुक जो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 है उसकी बात भी करेंगे तो उसमें भी सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर हमारी एंशिएंट खत्म, अब बढ़ते हैं मिडिवल की तरफ यानी कि मध्यकालीन भारत की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको मध्यकालीन भारत की जो है वो दिखा देती हूँ, इंडेक्स जो हमारी बुक है। अब यहाँ पर ना पीपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये वाली जो बुक है ना ये पार्ट 3 है, ठीक है, ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 वाली जो बुक है ना वो ऐसी दिखती है, ठीक। तो ये आपकी बुक है पार्ट 2 की और ये उसका इंडेक्स है। देखते हैं इंडेक्स क्या है। तो पहला जो टॉपिक है वो है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स,
मतलब जो जो अगर आप देखें तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग आए थे, एंशिएंट इंडिया में भी लोग आए थे, जैसे ह्वेनसांग वगैरह आए थे। बट अगर हम मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर रहे हैं तो जो जो लोग मध्यकालीन भारत में आते हैं वो बहुत सारी बुक्स लिखते हैं, और उन बुक्स के अंदर किस तरह से मध्यकालीन भारत को डिस्क्राइब करते हैं वो हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में। मतलब ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो किस तरह से सोसाइटी को परसीव कर रहे हैं, उनका क्या परसेप्शन है हमारी सोसाइटी को लेकर के, उनका क्या नजरिया है हमारी सोसाइटी को लेकर के, वो हम देखेंगे 10th से 17th सेंचुरी तक। दूसरा देखें तो 8th से 18th सेंचुरी के बीच में भक्ति सूफी आंदोलन चले थे, तो वो है यहाँ पे सेकंड चैप्टर। तीसरा चैप्टर देखें तो हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ना है, हरिहर और बुक्का का नाम आता है यहाँ पर, देखते हैं आगे अभी। फिर पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट अग्रारियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर के अंडर में कह सकते हैं कि अग्रारियन सोसाइटी, एग्रीकल्चर सोसाइटी कैसी थी, एग्रीकल्चर की क्या भूमिका थी वो देखेंगे। और फिर जो लास्ट टॉपिक है वो है मुगल कोर्ट्स, यानी कि मुगल एम्पायर के बारे में। ये है हमारा इंडेक्स जो कि सेकेंड बुक का, जो कि हमारा बेस रहने वाली है नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं तो ये है हमारा मिडिवल इंडिया का पहला टॉपिक, यूनिट 5 मिडिवल सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। जैसा कि पहला वाला चैप्टर था ना, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, परसेप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये है मिडिवल ऑफ सोसाइटी थ्रू ट्रैवलर्स अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया उस टाइम पे बहुत सारे यात्री आए थे, तो 3 मेन यात्री पढ़ने हैं, देखिए लिखा होगा, अलबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, 3 के बारे में पढ़ना है। अलबरूनी के बारे में पढ़ना है, इब्न बतूता के बारे में पढ़ना है, और बर्नियर। अब अलबरूनी आया था 11th सेंचुरी में, इब्न बतूता आया था 14th सेंचुरी में, और बर्नियर आया था 17th सेंचुरी में। 300 सेंचुरी के गैप में हमको पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है देखिए, आउटलाइन ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज दे अपीयर इन ट्रैवलर्स अकाउंट, मतलब इन लोगों ने जो जो किताबें लिखी हैं उनके बेसिस पर, उनके आधार पर क्या सामाजिक और क्या कल्चरल लाइफ चल रही थी उस समय की सोसाइटी में, उसको देखना है। तो अब क्या क्या बुक्स लिखी हैं, तो अगर हम अलबरूनी की बात करें तो इसने लिखी है किताबुल हिंद, ठीक है। इब्न बतूता की बात करें तो रिहला, और बर्नियर की बात करें तो ट्रैवल ऑफ मुगल टाइम्स, इस टाइप की एक बुक है जो इन्होंने लिख रखी है। अलबरूनी आया था मोहम्मद गजनी के टाइम पे, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, और बर्नियर लेट में आया था, थोड़ा शाहजहां के टाइम पे आया था, ठीक है। तो ये हमें देखना है, ये आया था उज्बेकिस्तान से, ये आया था मोरक्को से, और ये आया था फ्रांस से, ठीक। तो वेयर दे ट्रैवल्ड, मतलब ये लोग आए तो ये कहाँ कहाँ गए, तो कहाँ से आए और कहाँ कहाँ गए वो देख रहा है। वाई दे ट्रैवल्ड, मतलब क्यों ट्रैवल किया इन्होंने। अब भाई घूम रहे हैं तो कोई रीजन भी होगा ना कि क्यों घूम रहे हैं, तो क्यों घूम रहे हैं, क्या कहाँ कहाँ घूम रहे हैं ये देखेंगे। और व्हाट दे रोट, मतलब क्या क्या लिखा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या लिखा है इन्होंने। फॉर हुम दे रोट, मतलब किसके लिए लिखा, लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं, और उसमें क्या क्या लिख रहे हैं ये देखना है। बेसिकली इस टॉपिक में हमें सिर्फ ट्रैवलर्स अकाउंट के बारे में पढ़ना है, जो इन्होंने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, क्या लिखा है, यही सब, जिसमें फोकस कहाँ पे रहेगा, अलबरूनी, इब्न बतूता और फ्रैंकोइस बर्नियर पे। और ये ट्रैवल अकाउंट्स हमको क्या क्या बताते हैं और हिस्टोरियंस उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ठीक है। भक्ति सूफी 8वीं से 18वीं शताब्दी तक अगर देखें तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन बहुत ही जल्दी से इमर्ज होकर के आया। मतलब भक्ति जो मूवमेंट था वो अगर हम देखें तो हिंदूज़ के लिए आया था, हिंदूज़ के लिए नहीं आया था बट हिंदू समाज में सुधार के लिए आया था। और सूफीज़ को अगर हम देखें तो ये इस्लामिक सोसाइटी में सुधार के लिए आंदोलन थे, धार्मिक सुधार के आंदोलन थे ये दोनों, है ना। जैसे अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था, कुछ कुछ उसी टाइप का है। जब हम पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को कवर करेंगे। तो पहला सब टॉपिक इसमें क्या है, रिलीजियस डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए इस टाइम पे, फिर क्या क्या प्रैक्टिसेस और आइडियाज़ थी भक्ति सूफी सेंट्स की। जैसे अगर हम सूफी में बात करें, आपने कव्वालियाँ सुनी होंगी, तो कव्वालियाँ इसी टाइम पे डेवलप हुई थी। जैसे अगर भक्ति उसमें बात करें तो मीराबाई के भजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। दोहे, जो तुलसीदास के दोहे थे वो उसी टाइम पे पॉपुलर हुए। दोहे गाने की जो प्रैक्टिस थी वो किस तरह से ये सब चीज़ें इमर्ज करती हैं। फिर किस तरह से उनकी कंपोजिशन को प्रिजर्व किया गया है। अगर हम मेन रूप से देखें तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो एक तो हम अगर भक्ति सेंट्स की बात करें तो कबीरदास, मीराबाई, गुरु नानक, ठीक है, और तुलसीदास, इन सबको पढ़ेंगे। और सूफी सेंट्स की बात करें तो निज़ामुद्दीन औलिया, चिश्ती साहब, इन सबको पढ़ेंगे। और
सेलेक्टेड भक्ति सूफी वर्क्स से कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे अगर तुलसीदास की बात करें तो रामचरितमानस किस तरह से लिखी गई और उन सब के बेसिस पर किस तरह से हमारी सोसाइटी का मूल्यांकन होता है, किस तरह से इंटरप्रेट होता है। ये देखिए ये लाइन ना हर टॉपिक पे आ रही है कि जो जो मिला है उसके बेसिस पर हमारे सोसाइटी और इतिहास का किस तरह से मूल्यांकन हो रहा है, तो ये लाइन हर उसमें है। तो ये हो गया भक्ति सूफी। इसमें हम अलवार और नैनार भी पढ़ेंगे। अगर आपको पता हो अलवार नैनार वैष्णविज्म किस तरह से वी शेप ट्रेडिशन डेवलप होता है, तो वो बहुत डिटेल की बातें हैं। आइए अब आते हैं न्यू आर्किटेक्चर हम्पी, जो विजयनगर एम्पायर वाला चैप्टर था। चैप्टर का नाम है एन इम्पीरियल एम्पायर विजयनगर। ठीक है, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे हम, बट हमारा फोकस कहाँ पे रहने वाला है, तो आर्किटेक्चर पे रहने वाला है। ठीक है, अगर हम इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर की बात करें तो जैसे देखिए विरूपाक्ष टेम्पल जो है, ठीक है, ये हम्पी में ही है। उसके बाद विट्ठल टेम्पल जो है, ये किस तरह से बने हुए हैं, है ना, इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक गोपुरम की स्टाइल्स डेवलप होती हैं, तो वो किस तरह से डेवलप हुई वो सब देखेंगे। देखिए आउटलाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द विजयनगर पीरियड, टेम्पल आर्किटेक्चर किस तरह से डेवलप होता है। इनके जो फोर्ट्स थे ना, ये बहुत दीवार बनवा देते थे अपने फोर्ट्स के आगे और उन दीवारों में दरवाजे बनवाते थे, तो उसका आर्किटेक्चर किस तरह का रहता था। और इरिगेशन फैसिलिटीज़, अब जो विजयनगर एम्पायर था वो हरिहर और बुक्का ने दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इनके नेतृत्व में बना था, 1336 में बना था। ठीक है, और तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी, ठीक है, तुंगभद्रा नाम की एक रिवर थी, उसके रिवर बेसिन पे बना हुआ था, तो वहाँ पे इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ थी वो टॉप नॉच थी, बहुत अच्छी थी, तो वो किस तरह से काम करती है वो देखेंगे। आर्किटेक्चर और पॉलिटिकल सिस्टम के बीच का क्या रिलेशन था, हम्पी किस तरह से फाइंड हुई, जो हम्पी थी वो कैसे आई वो देखेंगे। विजुअल्स ऑफ बिल्डिंग्स एट हम्पी, मतलब बेसिकली वही आर्किटेक्चर देखना है पूरे विजयनगर एम्पायर का। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट है अग्रारियन रिलेशंस। वही जैसे मैंने बताया ना, मुगल्स के टाइम पर कृषि के क्या संबंध थे, और इसकी हमारी जो बेस बुक होने वाली है, कौन सी बेस बुक लेकर के चलेंगे, आईने अकबरी। मतलब ये जो भी कृषि संबंध चल रहे थे मुगलों के टाइम पर, उनको आईने अकबरी के नज़रिए से देखना है, आईने अकबरी को सोर्स समझना है हमें इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एग्रेरियन रिलेशंस। मतलब अगर हम उस टाइम पर देखें तो किसान हुआ करते थे, किसान कितने तरह के होते थे, कौन कौन तरह के कर देने पड़ते थे उनको, ये सब की बात होगी। ठीक है, और किस तरह से इन सब में बदलाव आते जाते हैं, जैसे 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 बादशाह चेंज होते हैं मुगल एम्पायर में, वैसे वैसे बदलाव आते हैं, तो किस तरह से बदलाव आते हैं हम वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, अकाउंट ऑफ कंपाइलेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ आईने अकबरी। अब थोड़ा सा अगर मैं बताते हुए चलूँ तो आईने अकबरी जो है वो अबुल फजल ने लिखी थी। ठीक है, अबुल फजल ने लिखी थी, और किसके टाइम पीरियड पे लिखी थी, अकबर के टाइम पीरियड पे लिखी थी। ठीक है, तो किस तरह से लिखी गई, किस तरह से इसका ट्रांसलेशन वगैरह हुआ, और ये सब कहाँ से पता चला हमको, आईने अकबरी से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और किस तरह से आईने अकबरी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये लास्ट चैप्टर होने वाला है इस यूनिट का, मुगल कोर्ट, रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। तो अब हम मुगल्स की बात करेंगे, है ना। देखिए आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री 15 to 17 सेंचुरी। अब अगर हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो 1526 में होता है हमारा बैटल ऑफ पानीपत, ये सभी को पता होगा। किसके बीच में हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। यहाँ पे 1526 में जब बाबर जीत जाता है इब्राहिम लोदी से, तो दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और मुगल एम्पायर आ जाता है। ठीक है, तो बाबर आता है, फिर किस तरह से हुमायूं आता है, फिर एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम देखें तो सूर एम्पायर आता है, शेर शाह सूरी का रूल आता है। फिर उसके बाद किस तरह से फिर जो है हुमायूं का बेटा अकबर आ जाता है, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सब देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे उसके ऊपर क्लासेस में। फिर क्या है, डिस्कशन ऑफ मुगल कोर्ट एंड पॉलिटिक्स, मुगल कोर्ट किस तरह से चलता था, पॉलिटिक्स कैसी थी। अकबर के टाइम पर अगर हम देखें तो उसके कोर्ट में 9 रत्न हुआ करते थे, तो वो सब क्या है हम वो भी देखेंगे। फिर क्या है, अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोर्ट क्रॉनिकल्स एंड देयर सब्सिक्वेंट ट्रांसलेशन एंड ट्रांसमिशन। मतलब कोर्ट के टाइम पर वहाँ पे क्या क्या लेख लिखे गए उनके भी बारे में बात करेंगे, और किस तरह से वो लेख आगे बढ़े। ट्रांसलेशन का काम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। अगर हम देखें तो संस्कृत टू पर्शियन, पर्शियन टू संस्कृत, अरेबिक, हर जगह पे ट्रांसलेशन बहुत चल रहा था, तो वो सब देखेंगे। और अकबरनामा और पातशाहनामा के बारे में भी देखेंगे। अब अकबरनामा तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अकबर का लिखा हुआ है। पातशाहनामा जो था वो शाहजहां के टाइम पीरियड पे लिखा गया था। ठीक है, याद रखना है
शाहजहां के टाइम पीरियड पर लिखा गया था। और किसने लिखा था? तो अब्दुल हामिद करके एक थे, उन्होंने लिखा था, अब्दुल हामिद लाहौरी, उन्होंने लिखा था पातशाहनामा। ठीक है, और किस तरह से इनको इंटरप्रेट किया गया। अब ये लाइन जो है ना हर एक में कॉमन हो चुकी है, तो आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि किस तरह से हिस्टोरियंस जो हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उनको इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मिडीवल इंडिया है वो ख़त्म होती है। तो आप देखें जो पहले की 4 यूनिट्स हैं, यानी कि पहली की बुक के 4 चैप्टर्स वो हमारे एंशंट इंडिया में आ गए। 5वें चैप्टर से 9th चैप्टर तक हमारा मिडीवल इंडिया में आ गया, यानी कि 5th यूनिट से 9th यूनिट तक मिडीवल इंडिया आ गई। अब हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया की तरफ, आधुनिक भारत का इतिहास। तो बुक दिखा दूं मैं आपको थोड़ा सा, और बुक का इंडेक्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुक ये है और उसका इंडेक्स ये है, याद रखिएगा बुक और इंडेक्स स्वैप हो गए हैं, यहाँ पर थोड़ी सी पीपीटी की मिस्टेक है। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो है कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। इस चैप्टर में बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कि जो आधिकारिक दस्तावेज थे, उनको हमें देखना है। जो दूसरा चैप्टर है वो है रिबल्स एंड द राज। ठीक है, मतलब किस तरह से देखते हैं तो आंदोलन उठने शुरू होते हैं ब्रिटिशर्स के, यानी कि जो अंग्रेजी शासन है उसके खिलाफ आंदोलन उठना शुरू होते हैं। सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो 1857 में हुआ था, उसको देखेंगे, उसके रिप्रेजेंटेशंस। फिर कॉलोनियल सिटीज़, यहाँ पर हम बॉम्बे, कोलकाता ये और मद्रास, यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स जो हैं वो किस तरह से इनको सिटीज़ की तरह और टाउन्स की तरह डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखेंगे। प्लानिंग कैसे होती है, आर्किटेक्चर कैसा होता है। महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, इसमें हम सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, सब कुछ। अभी हम आगे सब टॉपिक्स की बात करेंगे। फिर है पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो विभाजन हुआ था भारत का, और किस तरह से हमारा संविधान बनता है। तो ये है हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब आते हैं सब टॉपिक्स के ऊपर और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। चलिए, ये है पहला हमारा टॉपिक। ये क्या है, जो एनटीए ने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक कोलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स, यानी कि जो आधिकारिक रिपोर्ट है, जो आधिकारिक दस्तावेज हैं, उनको साक्ष्य मानकर रूरल सोसाइटी कैसी थी उस टाइम की, उसको विश्लेषित करना है। देखिए, उस समय पर जमींदार और जो भी किसान वर्ग था, ठीक है, उनकी हालत कैसी थी, उनके बारे में बात करेंगे। उन पे बहुत ज़्यादा कर था उस समय, वो कर भी नहीं चुका पा रहे थे, उस सब के बारे में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी, रेवेन्यू सेटलमेंट, जो सर्वे हो रहे थे उस टाइम पे, लैंड सर्वे वगैरह चल रहा था, पॉपुलेशन सर्वे चल रहा था, उन सबको देखेंगे। फिर जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, है ना, उन सब के बारे में देखेंगे। फिर देखिए, अब यहाँ पे कौन कौन से ऑफिशियल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक है फर्मिंगर्स 5th रिपोर्ट, और दूसरा क्या है, फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन की जो रिपोर्ट थी, और डेक्कन राइट्स की रिपोर्ट आई थी। 3 रिपोर्ट्स हैं। अब ये एक ही नाम है और एक ही इंसान है, ठीक है, तो उसकी जो लेख थे उनको देखेंगे। फर्मिंगर जो था उसकी जो 5th रिपोर्ट आई थी उसको देखेंगे, और डेक्कन राइट्स की जो रिपोर्ट थी उसको देखेंगे। और इन सभी को, जो भी आधिकारिक रिपोर्ट्स हैं, इनको साक्ष्य मानकर हम ग्रामीण सोसाइटी जो थी उस टाइम की उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857। मतलब 1857 के अंदर आपको पता हो तो रिवोल्ट हो गया था, ठीक है, यानी कि आंदोलन हो गया था यहाँ पर। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सबने सुनी होगी। तो जो झांसी वाली रानी थी वो भी इसी 1857 के रिवोल्ट में ही लड़ी थी। ठीक है, इसको हम स्वतंत्रता का पहला संग्राम भी बोलते हैं, है ना। तो कैसे हुआ, मेरठ से शुरू होता है, मंगल पांडे का क्या कंट्रीब्यूशन था, कैसे फैलता है, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, हर जगह के बारे में देखेंगे। कहाँ कहाँ हुआ, किसके किसके नेतृत्व में हुआ, और किस तरह से फिर इसका दमन होता है, हम वो भी देखेंगे। तो इवेंट्स ऑफ 1957-58 किस तरह से होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, किसके नेतृत्व में होता है, ठीक है, इनकी क्या क्या रिकॉर्डिंग्स हैं, हम वो भी देखेंगे। फोकस एरिया क्या होना चाहिए, लखनऊ। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो लखनऊ में अगर हम देखें तो बेगम हजरत महल जो थी, जो कि वाजिद अली शाह उस समय लखनऊ के नवाब थे, ठीक है। वाजिद अली शाह की बेगम थी, उनकी वाइफ थी, उनके नेतृत्व में लखनऊ में रिवॉल्ट होता है। तो किस तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या था, हम वो देखेंगे। पिक्चर्स ऑफ 1857, एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स, और किस तरह से ब्रिटिश ओपिनियन आता है कि ये रिवोल्ट किस तरह से होता है। तो पूरा हम 1857 का रिवोल्ट कवर करेंगे इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोलोनियलिज्म एंड इंडियन टाउन्स, टाउन प्लान्स एंड म्युनिसिपल रिपोर्ट्स।
अब इसमें क्या है कि यहाँ पर टाउन्स बनवाए जाएंगे। ब्रिटिशर्स क्या हैं, कुछ कुछ सिटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, कुछ कुछ सिटीज़ में टाउन प्लानिंग चल रही है, टाउन आर्किटेक्चर आ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब शहरीकरण हो रहा है। तो वो किस तरह से हो रहा है हम वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखनी है, मुंबई, चेन्नई, कुछ कुछ हिल स्टेशंस, जैसे अगर हम देखें मसूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, वहाँ पे एक लैंडआउ टाउन है, वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे घर हुआ करते थे वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के। तो कौन कौन से हिल स्टेशन, जैसे आपने सुना होगा दार्जिलिंग है ना, तो मसूरी, तो कौन कौन से हिल स्टेशन उन्होंने डेवलप किए। और कैंटोनमेंट्स, उसी टाइम पे कैंटोनमेंट्स का बहुत प्रचलन चला था, हर शहर में एक कैंट एरिया ज़रूर दिखेगा, तो किस तरह से वो डेवलप हुए, ठीक है। और प्लान क्या थे इन सिटीज़ को बनाने के, टाउन प्लान की जो जो रिपोर्ट्स थी, उन रिपोर्ट्स को जो एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स के आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स थे, हम उनके बेसिस पर सब कुछ देखेंगे यहाँ पर, है ना। और किस तरह से ये कोलकाता के अंदर सबसे ज़्यादा जो है फोकस करते हैं, आज भी हम देखेंगे तो कोलकाता में हमको जो ब्रिटिश लेगेसी है वो काफ़ी हद तक दिखती है ना। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी थ्रू कंटेम्प्रेरी आइज। हम महात्मा गांधी की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे बहुत सारे सब टॉपिक्स होने वाले हैं, और ये सबसे बड़ा चैप्टर है हिस्ट्री का, कह सकते हैं सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे डिटेल्ड चैप्टर है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर हम यहाँ पर देखेंगे सॉल्ट सत्याग्रह, यानी कि जो सॉल्ट मार्च हुआ था, जो दांडी मार्च हुआ था, वो देखेंगे। फिर जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो सब चीज़ें हुई थी, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। देखिए द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1918 से लेकर के 48 तक जो जो भी मूवमेंट्स हुए थे, गांधी जी का उसमें क्या नेतृत्व था, गांधी जी ने किस तरह से उन मूवमेंट्स को डेवलप किया, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ पढ़नी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, वो भी हम देखेंगे। देखिए नेचर ऑफ गांधीयन पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप, किस तरह से गांधी जी लीड करते हैं हर चीज़ को। महात्मा गांधी 1931। अब अगर आपने थोड़ा सा नेशनल मूवमेंट पढ़ा होगा तो मैं आपको बताऊं, और बहुत डिटेल से क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ दे दें तो 1931 के अंदर गांधी जी को जेल हो जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते, और 1931 में जब वो जेल से बाहर निकलते हैं तो एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है ना, गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है मार्च में 1931 में। तो गांधी जी का 1931 में क्या रोल था, गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रद्द भी कर दिया जाता है, तो वो सबकी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। और उस समय पे गांधी जी का बहुत इन्फ्लुएंस था, और अभी भी उनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है। उस समय पे उनका जो इन्फ्लुएंस था, इंग्लिश और इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स से हम क्लिपिंग्स उठाएंगे, देखेंगे कि न्यूज़पेपर्स में किस तरह से उनको डिस्क्राइब किया गया है, वो सबकी हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। और फिर क्या है, हाउ न्यूज़पेपर्स कैन बी अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो कुछ प्रमुख अखबारों की भी बात करेंगे, और किस तरह से अखबार इतिहास का एक प्रमुख स्रोत हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है, और ये बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। नेक्स्ट की बात करते हैं, पार्टीशन थ्रू ओरल सोर्सेज। अब देखिए सब कुछ हो जाता है, और जो अंग्रेज हैं वो भारत छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और उसके तहत बोला जाता है कि भारत को अब आज़ादी मिलेगी। तो आज़ादी तो आती है, बट आज़ादी के साथ विभाजन भी आता है। तो किस तरह से जो एक हमारा इंडिया था, जो जिसको हम कह लें कि ब्रिटिश इंडिया था, जो ब्रिटिशर्स के राज में था, उसको 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। और दरअसल बात ये थी कि पाकिस्तान वाला जो एरिया था ना, उसको भी फर्दर 2 भागों में तोड़ा गया था, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। जो आज हम बांग्लादेश देखते हैं ना, वो 1971 में बना था, है ना। तो वो सब हम देखेंगे कि किस तरह से पार्टीशन हुआ, है ना। नेशनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, कम्युनलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है, और पार्टीशन कैसे हुआ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी समय पार्टीशन भी हुआ था, ठीक है। पंजाब और बंगाल पे खास फोकस करना है हमको, क्योंकि पंजाब और बंगाल ही 2 एरियाज थे जिनसे टूट करके पाकिस्तान बना था, है ना। उसके बाद हमें क्या देखना है, ओरल टेस्टिमनीज ऑफ दोज हु एक्सपीरियंस पार्टीशन, मतलब जो लोग थे उस टाइम के, उनके पार्टीशन के ऊपर क्या ख्याल थे। अब देखिए विभाजन हुआ था तो लगभग 80 लाख लोगों को बॉर्डर पार करके एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर जाना पड़ा था। बहुत सारे अल्पसंख्यक इसमें मारे गए थे, महिलाओं को भी खास तौर से बहुत समस्याएं हुई थी, 5 से 10 लाख लोग भी मर गए थे। तो क्या क्या जो है विभाजन के जो दुष्परिणाम थे उनके बारे में हम बात करेंगे, और किस तरह से हम इनको एनालाइज करेंगे, हम वो देखेंगे। तो बेसिकली इस यूनिट में हम सारा विभाजन के बारे में, भारत के विभाजन के बारे में बात करेंगे। अब विभाजन हो गया,
अब आएगा संविधान, क्योंकि अब हमारा देश बन चुका है, अब हमारा देश स्वतंत्र है, तो एक स्वतंत्र देश को चलाने के लिए नियम चाहिए, कानून चाहिए, नहीं तो फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा, है ना। तो हमें चाहिए संविधान। तो जो लास्ट यूनिट है, ये जो फाइनल यूनिट है हमारी, इसमें हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण। संविधान क्या होता है? तो एक तरह की गाइड बुक है, एक तरह की रूल बुक है, जिसमें लिखा हुआ है कि देश किस तरह से चलेगा, सरकार का क्या तंत्र होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या तंत्र होगा, सब कुछ लिखा हुआ है ना। रूल बुक है एक तरह की। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम बात करें तो हम देखेंगे इंडिपेंडेंस एंड द न्यू नेशन स्टेट, मतलब जिस समय हमारे भारत को आज़ादी मिली तो उस समय हमारे भारत की क्या दशा थी। ठीक है, बहुत सारे कह सकते हैं कि प्रांतों में और बहुत सारी रियासतों में भारत बटा हुआ था। किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे योगदान था, किस तरह से सबको साथ में लाया जाता है। फिर हम आज जो स्टेट्स देख रहे हैं हम, जैसे 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं। आज़ादी के समय पे तो ऐसा नहीं था, तो किस तरह से बाउंड्रीज ड्रॉ की हमने, वो सब देखेंगे। किस तरह से संविधान बनाया गया। अब यहाँ पे हम संविधान सभा की बात करेंगे। संविधान सभा में बहुत सारी समितियाँ थी, उन समितियों की बात करेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर का क्या कंट्रीब्यूशन था, यहाँ पे बाबा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसको भी देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ठीक है, जिसका काम था संविधान बनाने का, उसके बारे में हम देखेंगे। और जो भी डिबेट्स हुई उसको लेकर के उसको भी देखेंगे, और इन डिबेट्स को हम किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा सिलेबस ख़त्म होता है। और अगर थोड़ा सा ओवरव्यू ले ले तो 3 पार्ट्स में हमारा सिलेबस डिवाइड है, जैसा कि मैंने बताया। एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवियल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना। 3 बुक्स भी है हमारी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3। ठीक है, पहली बुक के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। तो जो एनटीए का ऑफिशियल सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसमें यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक का जो है वो फर्स्ट बुक के अंडर में आता है, एंशिएंट इंडिया के। फिर यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 9 तक सेकेंड बुक में आता है, और यूनिट 10 से लेकर के यूनिट 15 तक थर्ड बुक में आता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे हड़प्पन सभ्यता की, गुप्ता और मौर्य टाइम की, बुद्धिज्म जैनिज्म की, वहाँ पे सोसाइटीज़ कैसे डेवलप हुई, महाभारत वगैरह के बारे में, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक तंत्र, राजनीतिक तंत्र एंशिएंट इंडिया में कैसा था, प्राचीन भारत में कैसा था। इसमें हम बात करेंगे जो यात्री आए भारत में, उन्होंने क्या क्या लिखा, उसके बेसिस पर उसको आधार बना के हम अपना समाज का वर्गीकरण किस तरह से करते हैं। फिर मुगल्स आए तो मुगल साम्राज्य की बात करेंगे बहुत डिटेल में, है ना। फिर इस वाली बुक में हम जो स्वतंत्रता के लिए जितने भी आंदोलन हुए, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। और ये पेपर में आप ये विश्वास मान करके रखिए कि आप क्लासेस में बने रहिए। एनसीईआरटी दरअसल अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी फैक्चुअल हो जाती है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, और अधिकतर तो बच्चों को हिस्ट्री बोरिंग भी लगती है। बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पर सब कुछ बहुत ही डिटेल में कवर करें और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करें। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, सिलेबस समझ में आ गया होगा, पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझ तक कमेंट सेक्शन में ज़रूर पहुंचा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सीयूईटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ भी सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।